गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। इतिहास का चौथा चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे हैं। उस अध्ययन में हमने जो बहुत से तथ्य हैं अरब आक्रमण को लेकर, उन सभी तथ्यों का हमने अध्ययन किया। कौन कौन सी चीज़ें अब तक हमने पढ़ ली है वो पीछे छूट चुकी है, उनका ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि आगे भी हमें इस चैप्टर को लेके जाना है। अंतिम टॉपिक में मैं बात करना चाहूँगा। जो पिछला टॉपिक था वो हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में अध्ययन किया कि पृथ्वीराज चौहान कौन थे, कब इनका जन्म हुआ, क्या क्या इनको जो समस्याएं थी उनका सामना करना पड़ा और किस तरह से इन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया। इनके माता पिता कौन थे, जन्म कब हुआ, कब से कब तक इनका शासन रहा और इनकी प्रमुख जो विजय थी वो कौन कौन सी थी। इन सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद भी जो लास्ट में हमने एक टॉपिक छोड़ा वो था संयोगिता। संयोगिता इनकी 13 पत्नियों में से एक पत्नी थी और वो काफ़ी फेमस भी हुई, प्रसिद्ध थी संयोगिता। और जो 12 पत्नियां थी उनका इतना जिक्र नहीं है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की जो 13 पत्नियों में जो सबसे प्रमुख जो पत्नी थी वो थी संयोगिता। थोड़ा सा फिर से पीछे चलते हैं। इस दौरान हमने एक नाम और देखा था, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में हमने देख लिया कि गजनी का शासक शिहाबुद्दीन गौरी या मोहम्मद गौरी एक ही चीज़ है। मोहम्मद गौरी जो गजनी का शासक था, गजनी का अफगानिस्तान, तो गजनी का शासक था ये। उसकी ये लालसा थी कि मैं अपने धर्म का प्रचार करूं, अपने साम्राज्य का विस्तार करूं। वो इस मौके की तलाश में था कि मैं कब भारत के ऊपर आक्रमण करूं, उस मौके की तलाश में था वो। दूसरी तरफ आप आ जाते हैं अजमेर में। अजमेर में कौन सा वंश चल रहा था? चौहान वंश। पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था उसकी विजय की योजनाएं मान लो या उसकी दिग्विजय नीति मान लो कि अन्य राज्यों को जीतना, दिग्विजय नीति, बहुत आगे तक की सोचना जीत को लेकर। तो ये सारी चीजें पृथ्वीराज चौहान के भी दिमाग में भी चल रही थी। इस दौरान एक घटना घटित होती है संयोगिता को लेकर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये संयोगिता कौन थी और इस संयोगिता को लेकर क्यों विवाद हुआ या किस तरह से विवाद हुआ। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। आपको बता दूं, कन्नौज में एक राज्य था गहड़वाल राज्य। कन्नौज का जो गहड़वाल राज्य था वहां का जो राजा था वो था जयचंद, यानी कि कन्नौज के गहड़वाल जो राज्य का जो शासक था वो था जयचंद। उसकी पुत्री का नाम था संयोगिता, यानी कि जयचंद की पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता। अब मैं आपको बता दूं कि जो जयचंद था उसकी नज़र भी दिल्ली के ऊपर थी कि मैं दिल्ली को अधिकार कर लूं, वह भी जीतने की योजना बना रहा था। दूसरी तरफ पृथ्वीराज जो चौहान था वो इसका एंटी था, इसके विरोध में था। पृथ्वीराज चौहान भी अपनी जो दिग्विजय नीति थी उसके तहत कन्नौज को जीतना चाहता था और ये जो जयचंद है वो भी पृथ्वीराज के खिलाफ था। तो कहने का मतलब इन दोनों के आपस में वैमनस्य स्थापित हो चुका था, एक दूसरे से दुश्मनी उत्पन्न हो चुकी थी। इतने कट्टर एक दूसरे के दुश्मन हो चुके थे ये दोनों ही। इन दोनों के बीच जो दुश्मनी कैसे हुई कि पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, जो संयोगिता थी उसका अपहरण करके उससे विवाह कर लिया। संयोगिता का अपहरण किया पृथ्वीराज चौहान ने और उससे विवाह कर लिया, तो इनकी दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई। अब हम देखते हैं संयोगिता की कहानी कि संयोगिता की जो कहानी है वो क्या है। संयोगिता की कहानी के बारे में जान लेते हैं। एक काफी प्रसिद्ध पुस्तक हुई है पृथ्वीराज रासो, जो किसने लिखी? चंदबरदाई ने, कवि चंदबरदाई ने। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में इन सारी चीजों का उल्लेख किया है। अब संयोगिता जयचंद की पुत्री थी और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता एक दूसरे से प्रेम करते थे। तो जो जयचंद था वो ये नहीं चाहता था कि संयोगिता की जो शादी हो वो किसके साथ हो? पृथ्वीराज चौहान के साथ। इसीलिए उसने अपनी बेटी का विवाह करने के लिए राजसूय यज्ञ करवाया और एक स्वयंवर रखा। स्वयंवर का मतलब होता है आसपास के राजा आते हैं और रानी अपनी पसंद के जो राजा है उसके गले में हार डाल देती है। ये चीजें आप देखी भी होगी टीवी पर और सुनी भी होगी। स्वयंवर का आयोजन रखा जयचंद ने और
पृथ्वीराज चौहान की तो एंट्री था ही वो, तो उस स्वयंवर ने उसमें पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं भेजा गया और उसको अपमानित करने के लिए पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनाकर उसको द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया। आसपास के सभी राजा आ गए उस स्वयंवर में, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। इससे पृथ्वीराज चौहान खफा हो गया, फिर उसका अपमान भी किया कि उसकी मूर्ति बनाकर द्वारपाल की जगह, पहरेदार की जगह खड़ा कर दिया। जब संयोगिता ने वरमाला के लिए राजाओं को चुनना प्रारंभ किया, भाई किसके गले में माला डालनी है, लेकिन पहले से पता था कि भाई संयोगिता जो थी वो किससे प्रेम करती थी, पृथ्वीराज चौहान से। तो उसने क्या किया कि जो द्वारपाल पे पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगी हुई थी उसको वरमाला पहना दी, और इतनी देर में पृथ्वीराज चौहान वहां पर आ जाते हैं और संयोगिता को अपहरण करके ले जाते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी है संयोगिता की और पृथ्वीराज चौहान के प्रेम की कहानी है। अब कुछ इतिहासकार जो हैं वो इस कहानी को काल्पनिक मानते हैं, प्रेमाख्यान मानकर इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे गौरीशंकर जो इतिहासकार हैं वो हैं, तो कई ऐसे इतिहासकार हैं जो इस चीज को सच स्वीकार नहीं करते हैं, केवल ये कह सकते हैं कि एक प्रेमाख्यान जो चीज है उस चीज को लेकर ये सारी चीजें बताई गई है। कौन सी? संयोगिता की कहानी को। अब जो एक इतिहासकार थे डॉक्टर दशरथ शर्मा, यानी कि जो ये डॉक्टर दशरथ शर्मा थे, कुछ इतिहासकार इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे थे, मना कर रहे थे, लेकिन एक जो डॉक्टर दशरथ शर्मा थे उन्होंने एक किताब थी द अर्ली चौहान डेस्टिनाइज, ठीक है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, यानी कि ये किताब है, ये द अर्ली चौहान डायनेस्टीज किसने लिखी? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। तो इस किताब में उन्होंने इनके इस प्रेम की सच्चाई को स्वीकार किया है। याद रख लेना, क्वेश्चन कर लिया जाए कि द अर्ली चौहान डायनेस्टीज जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें हमने देख ली कि कोई इसे प्रेमाख्यान स्वीकार नहीं कर रहा है, मनगढ़ंत कहानी स्वीकार करता है, कुछ इसे सच्चाई के साथ स्वीकार कर रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने इसका क्या कर लिया? अपहरण कर लिया और इसके साथ विवाह कर लिया। इससे जो जयचंद था वो काफी गुस्से में हो गया पृथ्वीराज चौहान से, वो क्या हो गया? और घोर विरोधी हो गया उसका, पृथ्वीराज चौहान का। अब इस चीज को लेकर जो जयचंद था उसने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करने का निमंत्रण दे दिया कि आप यहां आओ और पृथ्वीराज चौहान को हराओ। यानी कि जयचंद अपने ही राजा के खिलाफ उसने खिलाफत कर दी और बाहर के राजा को उसने निमंत्रण दे दिया कि आप यहां आ जाओ और पृथ्वीराज चौहान से क्या लड़ो? युद्ध लड़ो। युद्ध लड़ने के लिए अब हम आ जाते हैं 1191। 1191 तराइन का युद्ध, बहुत फेमस युद्ध हुआ था, ये काफी प्रसिद्ध ये युद्ध रहा है 1191 ईस्वी में। तराइन का युद्ध यानी तराइन का प्रथम युद्ध। अब इसको हम देखो एक पक्ष और विपक्ष के रूप में देख लेते हैं। दो टीमें बनी हुई है तराइन के युद्ध में, एक तरफ है गजनी और एक तरफ है अजमेर। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक तरफ गजनी है और एक तरफ अजमेर। गजनी में शासक कौन था? मोहम्मद गौरी या शिहाबुद्दीन गौरी। इधर अजमेर में कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये चीजें देखेंगे ना अपन भाई। गजनी में शासक उस समय कौन था? अजमेर में कौन था? इन चीजों को देखिए। अब गौरी था, जयचंद ने निमंत्रण दे दिया युद्ध का, तो ये जो गजनी था उस युद्ध को करने के लिए सबसे पहले उसने तबर हिंद
तबर हिंद पर अधिकार। यानी कि ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट अजमेर आ गया, बीच में और कई जगह भी मिली होगी, ठीक है। तो अजमेर गया ही नहीं था, वो तराइन के मैदान में रुक गया था, क्योंकि तराइन के मैदान में युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में। तो तराइन के मैदान से पहले तबर हिंद पर इसने मोहम्मद गौरी ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तबर हिंद काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तबर हिंद वर्तमान बठिंडा, वर्तमान बठिंडा जो है उसका नाम था तबर हिंद। याद रखेंगे आप कि वर्तमान जो बठिंडा है उसका नाम क्या है, तबर हिंद, ठीक है। तबर हिंद बठिंडा, ठीक है, ये इसका तबर हिंद का नाम है। वर्तमान बठिंडा, तबर हिंद था पहले। तो मोहम्मद गौरी जब आया भारत में तो उसने सबसे पहले किसके ऊपर अधिकार कर लिया, बठिंडा के ऊपर। यहां से ये चला गया तराइन के मैदान में, तबर हिंद पर अधिकार कर लिया। यहां अब ये आ गया तराइन के मैदान में, आके डट गई इसकी सेना। दूसरी तरफ चलते हैं, अजमेर का शासक कौन था, पृथ्वीराज चौहान। इसका काफी प्रसिद्ध एक सेनापति था चामुंड राय। चामुंड राय ये इसका क्या था, सेनापति। चामुंड राय इसका क्या था, सेनापति। यानी कहने का मतलब जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था उसका सेनापति, और उसकी जो सेना थी, जो राजपूत सेना थी, वो काफी वीर सेना थी, काफी प्रसिद्ध सेना थी। और एक सेना तभी जीतती है जब उसके सेनापति और उसके जो सैनिक हैं वो कुशलता के साथ युद्ध लड़ते हो। तो इसका जो सेनापति था वो कौन था, चामुंड राय। और इसके साथ था एक व्यक्ति और, गोविंद राज तोमर। गोविंद राज तोमर जो कि दिल्ली के गवर्नर थे। गोविंद तोमर शासन यानी तोमर साम्राज्य के शासक कौन थे, गोविंद राज, और ये दिल्ली के गवर्नर थे। तो वो भी किसके साथ थे, पृथ्वीराज चौहान के साथ थे। इनके साथ यानी पृथ्वीराज चौहान, चामुंड राय अपनी सेना और गोविंद राज तोमर के साथ में कहाँ गया, तराइन के मैदान में। अब एक दूसरे के सामने दोनों की सेनाएं आकर खड़ी हो गई और भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। इस भीषण युद्ध में क्या हुआ, गोविंद राज तोमर ने एक तीर चलाया, एक तीर ऐसा चलाया जो सीधा मोहम्मद गौरी के माथे पर लग गया। यानी कि गोविंद राज तोमर था, उसने तीर चलाया, वो सीधा कहां लग गया, इसके मोहम्मद गौरी के माथे पर। और माथे पर लगने से जो मोहम्मद गौरी था वो क्या हो गया, घायल हो गया, बहुत बुरी तरह से घायल हो गया, तड़पड़ाने लग गया। और जब घायल हो गया तो उसको युद्ध का मैदान छोड़कर जाना पड़ा। और एक चीज आप जानते हैं कि जब तक राजा या सेनापति युद्ध लड़ रहे हैं सेना का हौसला बना रहता है, सेना का हौसला बना रहता है। लेकिन अगर युद्ध के बीच में राजा अगर मैदान छोड़कर चला गया या सेनापति कप्तान जब चला गया तो सेना के हौसले पस्त हो जाते हैं। और जब पता चला सेना को कि जो मोहम्मद गौरी है वो घायल हो गया और उसने युद्ध का मैदान छोड़ दिया है, तो युद्ध का मैदान छोड़ते ही सेना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उनके हौसले कमजोर हो गए और वो भी पीछे भागने लग गए, अपनी जान बचाने लग गए। अपनी जान बचाते बचाते वो वापस गजनी की ओर रवाना हो गए। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने थोड़ी दूर तक उनका पीछा किया और मार काट उन्होंने मचा दी। यानी बहुत सी जो मोहम्मद गौरी की सेना थी उसको पूरी तरह से ये कह दिया कि तहस नहस कर दिया, पूरी सेना को तहस नहस कर दिया। लेकिन कुछ दूरी पर ही पीछा करने के बाद में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान और उसकी जो सेना थी वो वापस आ गई। तो इतिहासकार इस चीज़ को ये भी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की ये सबसे बड़ी गलती थी। सबसे बड़ी गलती क्या थी कि उसने सेना को वापस जाने दिया। गौरी की सेना को अगर उसी समय वो तबाह कर देता तो फिर से गौरी हिम्मत कभी नहीं करता दोबारा आक्रमण करने की। तो इतिहासकार इस चीज़ को गलती बताते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय की कि उसने मोहम्मद जो गौरी था उसकी सेना को जाने दिया।
लेकिन राजपूत थे, राजपूतों की मर्यादा क्या कहती है कि निहत्तों पर कभी भी वार नहीं करना, तो उन्होंने जाने दिया। ठीक है, यहां से गोरी कहाँ गया वापस, तराइन से गजनी आ गया। गजनी आ गया, इधर पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई, पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई, खुशियां मनाने लगी, सेना में जश्न का माहौल हो गया। लेकिन मोहम्मद गोरी बैठा नहीं, उसने फिर से अपनी सेना को संगठित करना प्रारंभ कर दिया, अपनी हार का बदला लेना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान से अपनी हार का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो बैठा नहीं खाली, उसने अपनी सेना को फिर से संगठित करना प्रारंभ कर दिया, वापस सेना का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान राजपूत आ सकते हैं तो ऐशोआराम में आ गए, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि वापस से जो मोहम्मद गोरी है वो वापस तराइन के मैदान में आ जाएगा हमला करने के लिए। ऐसा ही हुआ। फिक्स एक साल के बाद में 1192 ईस्वी 1191 में पहला तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इसमें किसकी विजय हो गई, पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई। यहां से भाग गया, वापस गजनी आ गया और अपनी सेना को संगठित करने लग गया, सेना तो मजबूती कर देने लग गया। इधर पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल फ्री हो गए, उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि जो मोहम्मद गोरी है वो फिर से इनके पास युद्ध करने के लिए आ जाएगा। लेकिन इसने इस बार चालाकी ली, क्योंकि गजनी का जो शासक मोहम्मद गोरी था वो पृथ्वीराज चौहान की ताकत को जान चुका था। वह जानता था कि सीधे युद्ध लड़ूंगा ना तो पृथ्वीराज चौहान को नहीं हरा सकता, तो उसने छल कपट का सहारा लिया। अब छल कपट का सहारा कैसे लिया, 1192 ईस्वी में वो वापस कहाँ गया, तराइन के मैदान में। और जो इसका एक व्यक्ति था, इसका विश्वसनीय जो व्यक्ति था, कीबाम उल मुल्क, कीबाम उल मुल्क, ये इसकी सेना का एक मुख्य व्यक्ति था। तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया, इस कीबाम उल मुल्क को संधि का प्रस्ताव देकर भेज दिया, किसके पास, पृथ्वीराज चौहान के पास, कि आप पृथ्वीराज चौहान के पास जाइए और उससे हमारी संधि का प्रस्ताव रखिए कि हम आपसे युद्ध लड़ने नहीं आए हैं, हम आपसे दोस्ती और संधि करने आए हैं। जब इस चीज का पता पृथ्वीराज चौहान को लगा तो वो और भी ज्यादा खुश हुआ कि जिस शासक को मैंने हराकर भेज दिया अब वो मित्रता का प्रस्ताव रख रहा है, संधि का प्रस्ताव रख रहा है, इसलिए वो काफी खुश हुआ और उसने इस संधि के प्रस्ताव को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब संधि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना के साथ संधि के लिए कहाँ गया, तराइन के मैदान में, तराइन के मैदान में। ठीक है, और संधि का प्रस्ताव देने के पीछे क्या था भाई, पता तो था ही ना, पृथ्वीराज चौहान को ये पता तो चली गया था कि मोहम्मद गोरी वापस तराइन के मैदान में आ गया युद्ध लड़ने। लेकिन चालाकी से क्या किया, उसने संधि का प्रस्ताव डाल दिया ताकि पृथ्वीराज की सेना भ्रमित रहे कि युद्ध नहीं होगा, अब तो संधि होगी, तो ज्यादा उस सेना को संगठित नहीं कर सके पृथ्वीराज चौहान। तो संधि का प्रस्ताव दे दिया। संधि के लिए सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान कहाँ गया, तराइन के मैदान में, और इधर दूसरी सेना मोहम्मद गोरी की तराइन के मैदान में थी। और यहीं पर पूरी रात पृथ्वीराज चौहान की सेना ने जश्न मनाया, किसका, बिना लड़ाई संधि हो गई, जीत गए। संधि का मतलब अगला दुश्मन संधि का प्रस्ताव रख रहा है, इसका मतलब उसने अपनी हार मान ली है। तो पूरी रात पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उसने क्या मनाया, जश्न मना लिया, खुशियां मनाई, रात भर सो नहीं पाए। और इसी मौके का फायदा किसने उठाया, मोहम्मद गोरी ने। और अल सुबह, बिल्कुल सुबह होते ही जब पूरी सेना नशे में धुत्ती ऐशो आराम से थक गई थी, उस सेना के ऊपर जो मोहम्मद गोरी था उसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब इस अचानक हुए आक्रमण को पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो समझ नहीं पाई, अपने आप को संभाल ही नहीं पाए और भीषण मारकाट प्रारंभ कर दी, किसने, मोहम्मद गोरी ने। और इस युद्ध में क्या हो गई, पृथ्वीराज की हार। यानी पहले तराइन के युद्ध में कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, द्वितीय तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी, हार हो गई। और हार की वजह मैंने बता दी, संधि का प्रस्ताव दिया, मौज मस्ती में लग गए, जश्न मना लिया और सुबह ही
आक्रमण कर दिया, संभल नहीं पाई सेना और इसमें हार का सामना करना पड़ा। अब इस हार के बाद में इस मोहम्मद गौरी ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और अपने साथ कहाँ ले गया, गजनी। बंदी बनाकर कहाँ ले गया, गजनी। गजनी में इसको ले गया और इसके साथ ले गया चंदबरदाई। चंदबरदाई काफी समय तक इनको जेल में रखा। पृथ्वीराज चौहान को ऐसा नहीं जाते मार दिया था, काफी समय तक जेल में रखा, उसे रोजाना अपमानित किया। यहां तक ये कहा जाता है इतिहास में कि पृथ्वीराज चौहान नजरें मिलाकर उससे बातें करता था। बंदी बनने के बाद में भी, बंदी बनने के बाद में भी उससे नजरें मिलाकर बात करता था। वो झुकाता नहीं था, राजपूत शासक था। तब मोहम्मद गौरी को ये चीज़ पसंद नहीं आई। तब उसने कहा कि अपनी आंखें झुका के बात किया करो। तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि ये राजपूत की आंखें हैं, जिस दिन मरती है ना, जिस दिन मैं मर जाऊंगा ना, उस दिन मेरी आंखें झुक जाएगी, उससे पहले नहीं झुकेगी। तो इस चीज़ को सुनकर मोहम्मद गौरी और ज़्यादा गुस्से में हो गया और पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें उसने फुड़वा दी थी, अंधा कर दिया था पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, तो अंधा इसलिए कर दिया था, मैंने बता दी वजह, अंधा कर दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को एक कला, एक माहिर थे वो एक कला में। वो कला थी शब्द भेदी बाण। यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान था वो शब्द भेदी बाण चलाते थे। शब्द भेदी बाण की आवाज सुनकर कान में आवाज आ गई किधर से आई है, उधर ही तीर चला दिया और सीधा निशाने पे लगता था। दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें शब्द भेदी बाण चलाने का अनुभव था। एक तो राजा दशरथ, प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ, और एक पृथ्वीराज चौहान जो शब्द भेदी बाण पार कर जाते थे। केवल शब्द सुनकर ही बाण मार देते थे निशाने के ऊपर। तो इस प्रकार की कला इनके पास थी। ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के पास 84 kg की तलवार थी। 84 kg की तलवार से युद्ध लड़ते थे। अब देख लो 84 किलो कितना होता है, उस तलवार से वो युद्ध लड़ते थे वहां पर। ठीक है, तो बहुत बहादुर वीर योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और इतिहास में आज इनका नाम क्या है, अमर है। तो शब्द भेदी बाण इनको चलाने की कला थी। तो जब इनको अंधा बना दिया तो मोहम्मद गौरी को ये इच्छा हुई कि यार मैं भी पृथ्वीराज चौहान की इस कला को जानना चाहता हूँ, पृथ्वीराज चौहान की इस कला को जानना चाहता हूँ कि भाई कितनी शब्द भेदी बाण ये चलाता है। तो राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। देखो किस तरह से क्या हुआ था, राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, सिंहासन पर बैठा था, और सामने जो बंदी के रूप में था, सामने अंधा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसको तीर कमान संभाल दिया गया। और अब ये कहा कि आप अपने इस कौशल का परिचय दीजिए, शब्द भेदी बाण जो कौशल आपने प्राप्त कर लिया है उसका आप परिचय दीजिए। तब चंदबरदाई ने कुछ पंक्तियां कही थी, वो काफी फेमस पंक्तियां थी। उन पंक्तियों के सहारे ही जो पृथ्वीराज चौहान था उसने किसके ऊपर तीर चला दिया था, मोहम्मद गौरी के ऊपर। वो पंक्ति थी 4 बांस 24 गज। ये माप का मायना है, जो नापते थे ना पहले वो, अब तो गज फुट हो गया। 4 बांस 24 गज, ठीक है, अंगुल अष्ट प्रमाण। ठीक है, चंदबरदाई ने क्या कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठा सुल्तान, ता ऊपर बैठा सुल्तान, मत चूके चौहान। ये शब्द उन्होंने कहे थे, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठा सुल्तान, मत चूके चौहान। चंदबरदाई ने ये शब्द कहे थे तीर देकर कि ये चीज मैंने तेरे को बता दी भाई, कितनी दूरी पर है, कितना ऊपर बैठा हुआ है, निशाना चला दे। और ऐसा ही हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने तुरंत तीर निकाल दिया बाण में से, तीर सीधा ला जाकर किसको लग गया, मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी की वहीं मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई।
और उसी समय चंद्रबरदाई ने और पृथ्वीराज चौहान ने अपने आप को भी आपस में खंजर से अपने आप को मार लिया। तो ये थे पृथ्वीराज चौहान के बारे में कि किस तरह से मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतारा और उसको मौत के घाट उतारते ही उन्होंने आपस में एक दूसरे को खंजर से मार दिया, ताकि उन्हें गुलामी और दास्ता मंजूर नहीं थी, किसी के हाथ मृत्यु भी मंजूर नहीं थी। इसीलिए आपस में चंद्रबरदाई ने और पृथ्वीराज चौहान ने आपस में एक दूसरे को मार लिया। तो ये था तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। सारी चीजें देख ली। प्रथम युद्ध का परिणाम क्या हुआ, कहाँ से कहाँ क्या क्या हुआ था, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद दोबारा पृथ्वीराज जो मोहम्मद गौरी था 1192 ईस्वी में वापस तराइन के मैदान में आकर डट गया, संधि का प्रस्ताव दिया। किस तरह की जो घटनाएं घटित हुई वो मैंने आपको सारी बता दी। फिर बंदी बना के ले गए पृथ्वीराज चौहान को, वहाँ पर यातनाएं दी गई, बहुत तड़पाया गया, अपमानित किया गया, अंधा कर दिया गया। और फिर उनकी जो शब्द वेदी बाण की कला जब जानने की बारी आई तो चंद्रबरदाई ने जो शब्द कहे उन शब्दों के हिसाब से उसने मोहम्मद गौरी के ऊपर तीर चला दिया। तो ये आपका जो पृथ्वीराज चौहान और जो तराइन का जो युद्ध है, पहला युद्ध, द्वितीय युद्ध और पृथ्वीराज चौहान के बारे की कुछ विशेषताएं बातें, जैसे 13 रानियां थी जिसमें सबसे प्रमुख सहयोगिता थी, 84 केजी का जो था तलवार लेकर वो युद्ध लड़ते थे, शब्दवेदी बाण की कला थी, और यहाँ तक आ जाता है कि पक्षियों से बात करने की भी इनको कला आती थी। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। तो ये सारी चीजें आज हमने अध्ययन कर ली है।